सोचकर देखिए कैसी रस्म जिसमें औरत को उसके शौहर की मौत के बाद उसी की चिता पर जिंदा जला दिया जाए। ये वो रस्म है जो इंडिया के हर टेक्स्ट बुक में मौजूद है और अगर इस रस्म को लफ्जों में समझा जाए तो ये शायरी इस रस्म के जज्बात को बयान करती है। एक जिंदा औरत थी जिसे पूछा तक नहीं गया, उसकी खामोशी को मंजूरी का नाम दे दिया गया। एक चिता थी और उस पर सिर्फ लाश नहीं थी लेकिन उसके जलने को मजहब का फर्ज बता दिया गया। इस रस्म का नाम है दोस्तों सती की रस्म। लेकिन एक बात आपको बता दूं जो शायद आपको नहीं पता होगी, सती इतनी कॉमन रस्म कभी भी नहीं थी जितना हम सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स कहती है कि 1815 से 1828 के बीच पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पार्ट्स ऑफ यूपी था, सिर्फ 8134 केसेस रिकॉर्ड हुए। ये 13 साल का डाटा है एक बहुत ही बड़े एरिया का, मतलब एवरेज 600 केस पर ईयर, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि 400 में से एक बेवा भी सती नहीं करती थी। तो सवाल ये है कि अगर ये इतना ही रेयर था तो फिर हमें क्यों लगता है कि ये हर जगह हो रहा था? इसका जवाब छुपा है दोस्तों ब्रिटिश के पावर, पॉलिटिक्स और एजेंडा में। आज हम लोग इसी कहानी को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि सती एक्चुअली थी क्या चीज। आसान लफ्जों में अगर समझे तो किसी आदमी की जब मौत होती थी तो उसकी बीवी को उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये रस्म कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज में होती थी, सभी हिंदूज नहीं करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कभी मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस थी ही नहीं। एंशिएंट टेक्स्ट में भी इसका जिक्र बहुत रेयर है। ऋग्वेदा में एक विधवा का जिक्र मिलता है जो पति की चिता पर लेटी है लेकिन उसे उठाकर वापस ले आया जाता है। इसका मतलब ये है कि तब भी इस पर रोक था। महाभारत के लंबे इतिहास में सिर्फ 3 से 4 केसेस हैं, जैसे माद्री का रेफरेंस है जो पांडु के साथ सती होती हैं लेकिन कुंती नहीं होती। मतलब ये सिर्फ एक चॉइस था, कंपल्शन नहीं। अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में भी सती का कोई रेफरेंस नहीं मिलता। अगर ये इतना कॉमन रस्म होता तो जरूर मेंशन होता। असल में सती का स्प्रेड हुआ दोस्तों मेडिएवल पीरियड में 7 से 8 सेंचुरी के बाद। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर राजपूत वॉरियर्स और कैश्तरिया कम्युनिटीज में एक कल्चर डेवलप्ड हुआ। जब राजा या योद्धा युद्ध में मर जाता था तो उसकी बीवी को ऑनर के नाम पर चिता में जाना पड़ता था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह रस्म सिर्फ कुछ अपर कास्ट फैमिलीज तक ही महदूद था। राजपूत एलाइट्स, ब्राह्मण फैमिलीज और कुछ वेल्दी ट्रेडर्स में। शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स और लोअर कास्ट, इनमें यह प्रैक्टिस थी ही नहीं। यहाँ तक कि साउथ इंडिया में भी ये बहुत रेयर था। मोस्टली नॉर्थ इंडिया और बंगाल में केसेस ज्यादा थे। और फैक्ट से ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। जैसे इब्ने बतूता ने इंडिया में सती देखी और लिखा, उसने बोला कि ये होती है लेकिन अनकॉमन है। फ्रांकोइस बर्नियर, एक फ्रेंच ट्रैवलर जो मुगल कोर्ट में था, 17 सेंचुरी में इसने भी सती देखी, लेकिन उसने ये भी लिखा कि बहुत सारी वीडियोज ने मना कर दिया। और सबसे जरूरी बात कि उन्हें फोर्स भी नहीं किया गया। ब्रिटिश ऑफिसर ने जब 1813 ईस्वी में ऑफिशियली सती केसेस काउंट करना शुरू किया तब डाटा आया। 1815 से 1818 बंगाल में अराउंड 2366 केसेस आए इन 4 सालों में। सिर्फ 1823 में 575 केसेस और 1828 में 544 केसेस रिकॉर्ड हुए। ये नंबर शायद आपको जरूर बड़े लगते होंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को भी समझो। बंगाल प्रेसिडेंसी की पॉपुलेशन उस वक्त 4 से 5 करोड़ थी अप्रोक्सीमेटली, मतलब आउट ऑफ मिलियंस 100 केसेस। ये पॉइंट समझना जरूरी है। रेयर होना हार्म को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन नैरेटिव को समझने के लिए डाटा जरूरी है। और इतने सारे फैक्ट्स के बाद भी अगर सच धुंधला नजर आए तो शायद इसको शायरी में समझना जरूरी है। सच को गिनती के हिसाब से छोटा बताया गया, दर्द को शोर बनाकर बड़ा दिखाया गया। जो आग सिर्फ कुछ घरों तक ही सिमटी हुई थी उसे पूरे मुल्क का एक चेहरा बनाकर दिखाया गया। ब्रिटिश ने यह नंबर यूज किया अपने न्यूज़पेपर में, पार्लियामेंट में और अपने प्रोपेगेंडा में। इन्होंने इस डाटा को बढ़ा चढ़ा कर भी लोगों के सामने पेश किया। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश क्रिश्चियन विलियम कैरी ने लिखा कि इन्होंने सिर्फ कलकत्ता के 30 माइल के दायरे में 438 सती देखी। और 1815 से 1818 तक बंगाल में केसेस 378 से बढ़कर 839 हो गई। एक दूसरी रिपोर्ट्स ये कहती है कि बंगाल से सालाना 10,000 से 50,000 केसेस रिकॉर्ड की जाने लगी। तो सवाल ये है कि 1800 ईस्वी के आसपास क्या सती ने बहुत भयानक रूप ले लिया था या इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई प्लान था? विलियम विलबरफोर्स, एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन, ने 1813 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया इज फुल ऑफ बारबरिक कस्टम्स लाइक सती। लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि ये सिर्फ कुछ रीजन्स तक ही महदूद है, कुछ कास्ट में है। इंडियन रिफॉर्मर्स ऑलरेडी इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इनका एजेंडा कुछ अलग था। अब आती है असली कहानी। ब्रिटिश को इंडिया में अपने रूल जस्टिफाई करनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 के बाद ऑलरेडी पावरफुल बन गई थी पॉलिटिकली, लेकिन ब्रिटेन में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। क्या क्रिटिसिज्म हो रहा था? वो कह रहे थे कि तुम लोग एक फॉरेन कंट्री में जाके लूट मचा रहे हो। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? इन्होंने एक मॉरल नैरेटिव बिल्ड किया।
उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इंडिया को सिविलाइज करने आए हैं। यहाँ बहुत सारी बेहुदा रस्में हैं जैसे सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, हम इन्हें खत्म करेंगे। ये नैरेटिव दोस्तों व्हाइट मैन बर्डन कहलाता है। मतलब हमारा फर्ज है कि बैकवर्ड लोगों को सेव करना। ब्रिटिश न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ लंदन, कलकत्ता गैजेट्स, बंगाल हरकरू ने सती के बारे में बहुत ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लिखी। यहाँ तक कि मिशनरीज ने भी यूज किया अपने क्रिश्चियनिटी मजहब को फैलाने के लिए। उनका कहना था कि हिंदुइज्म एक बैकवर्ड रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी में आओ, यहाँ ऐसी चीजें नहीं है। ब्रिटिश ऑफिसर जैसे चार्ल्स ग्रांट और विलियम विलबरफोर्ड्स पार्लियामेंट में बोलते हैं कि इंडिया को अलाइनेटेड करना जरूरी है, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि ब्रिटिश ने खुद सती को बंद करने में 70 साल लगा दिए। अगर उन्हें सच्ची में कंसर्न होती तो 1757 के बाद इमीडिएटली बैन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 1829 तक का वेट किया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक पॉलिटिकल टाइमिंग का वेट था। जब इंडियन रिफॉर्मर्स खुद लाउड हुए, जब इंडियन पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट हुआ, तब इन्होंने एक्शन लिया। मतलब इनका मोटिव जो था वो पॉलिटिकल था। अब यहाँ पर ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम सती के खात्मे के साथ जोड़ा जाता है, जिसका नाम है राजा राम मोहन रॉय। हमने हमेशा से टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय ने सती बैन करवाई, वो हीरो थे, लेकिन पूरी कहानी थोड़ी सी अलग है। इनका कंट्रीब्यूशन वो नहीं था जो हम सोचते हैं। ये सच है कि इन्होंने सती के खिलाफ बात को फैलाया। इनका मानना था कि ये परंपरा वेदों में नहीं है। उनकी अपनी बहन के सती होने का दुख उनको इस मुद्दे से जोड़ा। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्मो समाज की बुनियाद डाली, जहां पर ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती थी। लेकिन उनके साथ बहुत सारे इंडियन स्कॉलर, रिफॉर्मर और रिलीजियस लीडर भी थे, जिन्हें क्रेडिट मिलना तो दूर की बात है, लोग जानते तक नहीं है। जैसे विद्यालंका एक संस्कृत स्कॉलर थे जो ब्राह्मण थे। इन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट से साबित किया कि सती जो है वो मजहब के खिलाफ है। इसके अलावा थे राधाकांत देव और कुछ कंजर्वेटिव ब्राह्मण्स, जिन्होंने शुरू में सती की मुखालिफत नहीं की, लेकिन बाद में ये सोच बदली। उनका मानना था कि सती के मजहब को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसलिए इन्होंने भी इसकी मुखालिफत की। तो फिर राजा राम मोहन राय का कंट्रीब्यूशन था क्या? इन्होंने 1818 ईस्वी में बंगाली पैम्फलेट में लिखा, ए कॉन्फ्रेंस बिटवीन एडवोकेट फॉर एंड अपोनेंट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग वीडोज लाइव। इस पैम्फलेट में इन्होंने लॉजिकल और रिलीजियस आर्गुमेंट दिए। वेदास में सती कोई मैंडेटरी नहीं है, विडोज को जीने का पूरा हक है, ये रस्म एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। इन्होंने अपनी ये पिटीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजी, पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी दोस्तों कि इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को कन्विंस किया, प्रेशर बनाए रखा। क्यों? क्योंकि रियल पावर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। इंडियन रिफॉर्मर्स ने मॉरली पुश किया, ब्रिटिश ने लीगली एक्शन लिया और 1829 ईस्वी में जब बैन आया तो रेगुलेशन 17 के नाम से आया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने साइन किया, लेकिन बेंटिक ने अपने प्राइवेट लेटर में लिखा, इस फैसले में मुझे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला, खासकर राजा राम मोहन राय जैसे समझदार इंडियंस का। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि क्रेडिट जो है वो शेयर है, सिर्फ कोई एक हीरो नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि इसे 1829 में ही क्यों बैन किया गया? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक वो इस बैन के पीछे थे। उनका मानना था कि सती ब्रिटिश गवर्नमेंट पर एक गंदा दाग था। उन्होंने अपने 49 मिलिट्री ऑफिसर से सलाह ली और उनके सामने दो प्रेशर थे। पहला जो इस रस्म के कम्प्लीटली खिलाफ थे, और दूसरा जो चाहते थे कि कंपनी की इमेज सुधरे ताकि लंदन में कोई विरोध ना हो सके। ये फैसला बिल्कुल भी जज्बाती नहीं था, बल्कि सोच समझ कर लिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक को राजा राम मोहन राय जैसे इंडियन रिफॉर्मर्स का साथ मिला, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह सकती है कि वो कोई हिंदू धर्म पर कोई हमला नहीं कर रही, बल्कि खुद इंडियंस की ही बात मान रही है। साथ ही कंपनी के लिए सती कोई एक रस्म नहीं बल्कि सीधा मर्डर था जो लॉ और डिसिप्लिन के खिलाफ था। इसलिए सती पर बैन लगाना रिफॉर्म कम और गवर्नेंस ज्यादा था। ये पूरी कहानी से हम लोग क्या सीख सकते हैं दोस्तों, कि कोई भी कानून अचानक नहीं बनता। पहले लोगों को समझाना पड़ता है, बात फैलाना पड़ता है, डिबेट होती है, दबाव बनता है, फिर फैसला आता है। राजा राम मोहन राय ने भी यही किया। सिर्फ बोलना काफी नहीं था, सिस्टम को धक्का देना पड़ता है। नैरेटिव जिसका होता है ताकत उसी की होती है। जो कहानी को कंट्रोल करता है वही सोच को कंट्रोल करता है। तब अखबार करते थे, आज सोशल मीडिया और टीवी करती है। इसलिए हर क्लेम पर सवाल करना सीखो। तो दोस्तों ये कहानी थी सती की, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ये कहानी है पॉलिटिक्स, पावर और रिफॉर्म्स मूवमेंट की, प्रोपेगेंडा की और सच और झूठ के बीच की। इसीलिए कोई भी टॉपिक पर अंधाधुंध एक्सेप्ट मत करो, उस पर पढ़ो, रिसर्च करो और क्वेश्चन करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि कौन सा टॉपिक तुमको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही वीडियो तुम तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।